हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे मेगा वेल्थ कॉम्बिनेशंस के बारे में। और विद रियल लाइफ एग्जांपल मैं ये आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दो रियल लाइफ एग्जांपल भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, कैसे आपको चार्ट देखना है, किस तरीके से कंजंक्शंस रीड करनी है, कौन सी प्लेसमेंट किस तरीके से आपको रिजल्ट देगी, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इन डिटेल समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा डीप वीडियो ये होगी, तो अगर किसी को केवल सरफेस लेवल पर आता है तो शायद उसको एक कन्फ्यूजिंग भी लगे, बट मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूँगा आपको पूरा गहराई में ले जाने में। आपको आज समझ आएगा कि एस्ट्रोलॉजी कितना गहरा सब्जेक्ट है और कितनी गहराई से आपको अपने चार्ट्स, आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ती है। लगन कुंडली, नवांश कुंडली और चंद्र कुंडली, तीनों को एनालाइज करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उन चार्ट्स के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ट अगर आप कोई देखना चाहोगे, क्योंकि ना देखिए, जो सरफेस लेवल पर जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, मतलब कि कुछ राजयोग हर एक इंसान की कुंडली पर मिल जाएंगे आपको। कुछ धनयोग, जैसे जो भी आज मैं आप डिस्कस करूंगा, कुछ धनयोग आपको हर एक इंसान की कुंडली में मिलेंगे, ठीक है। और आपको लगेगा कि मेरी कुंडली में ये योग है, लेकिन मैं तो अमीर इंसान नहीं हूँ, मैं तो करोड़पति नहीं हूँ। वो इसलिए होगा क्योंकि वो लगन कुंडली से बन रहा होगा, लेकिन वो नवांश से नहीं बनेगा। वो नवांश से बन रहा होगा, वो चंद्र कुंडली से नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि रिपीटिशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली, और जो आज मैं ये दो चार्ट आपको साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये करोड़पति लोगों के। तो एक साधारण इंसान की कुंडली में और एक करोड़पति इंसान की कुंडली में डिफरेंस कहाँ से आता है? तो डिफरेंस आता है डिविजनल चार्ट से। लगन कुंडली, नवांश कुंडली और चंद्र कुंडली, तीनों आपको देखना पड़ेगा, तब आप वेरीफाई कर पाओगे कि ये कॉमन मैन का चार्ट है या ये एक करोड़पति इंसान का चार्ट है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स और इंपॉर्टेंट हाउसेज मैं आपको बता देता हूं, जो आपको प्रोस्पेरिटी देते हैं, जो आपको मेगा वेल्थ देते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो आपको पता ही होगा, वीनस लग्जरी का कारक है, जुपिटर वेल्थ का कारक है। वेल्थ मतलब यहाँ पर वेल्थ केवल पैसा नहीं होता, वेल्थ में आपका नॉलेज भी आ जाता है, आपका घर भी आ जाता है, आपकी प्रॉपर्टी भी आ जाती है, आपकी हेल्थ भी आ जाती है। लाइक एक अच्छा शरीर, यानी कि एक अच्छा जीवन, वेल बीइंग। जो वेल्थ शब्द है वो वेल बीइंग से ही बना है। तो जो वेल्थ है उसका कारक जुपिटर होता है। तो जुपिटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सूर्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रॉयल प्लैनेट है, राजा है। तो राजा की तरह अगर आपका जीवन बीतेगा या नहीं बीतेगा, उसमें सूर्य का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, राहु आज के समय पर जो मेगा वेल्थ देता है, राहु के बिना शायद मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार प्लेनेट तो वैसे सरफेस लेवल पर आपको चाहिए ही चाहिए, बहुत पॉजिटिव प्लेसमेंट में एनी हाउ। इसके अलावा जो 5 प्लेनेट बच गए, बुध, मंगल, चंद्रमा, केतु, ये सारे जो प्लेनेट बच गए, ये भी आपको मेगा वेल्थ दे सकते हैं। मेगा वेल्थ तो 9 के 9 प्लेनेट दे सकते हैं, बट सरफेस लेवल पर ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो बाकी के प्लेनेट्स बच गए, उनका कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, कौन से हाउस का लॉर्ड होकर किस हाउस लॉर्ड के साथ किस हाउस में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, लगन में क्या पोजीशन है, नवांश में क्या है, चंद्र कुंडली में क्या है। तो ये 4 प्लेनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हाउसेज मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि कौन कौन से हाउसेज हैं जो बेस्ट हाउसेज एक तरीके से माने गए हैं। जिस तरीके से आपको पता होगा, जैसे जो 6, 8, 12 हाउसेज हैं ये नेगेटिव माने गए हैं। ये जो 6, 8 एंड 12 हाउसेज हैं ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव माने गए हैं। उसी तरीके से 3 हाउसेज ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, रॉयल होते हैं। वो होते हैं 4th, 5th एंड 9th। यानी कि जो 3 हाउसेज हैं आपके, 4th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये 3 हाउसेज ऐसे होते हैं जो इंसान की केवल वेलबींग के लिए काम करते हैं, केवल इंसान के फायदे के लिए काम करते हैं, केवल इंसान की प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, केवल इंसान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको खुश देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि काल पुरुष कुंडली में 4th हाउस कर्क राशि होता है, उसका स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा होती है हमारी माता,
तो माता केवल वेलबींग चाहेगी इंसान की। फिफ्थ हाउस होता है सूर्य का, सूर्य होता है हमारा पिता, यानी कालपुरुष कुंडली में फिफ्थ हाउस 5वीं राशि सिंह राशि होती है, उसका जो स्वामी होता है सूर्य, तो वो हमारा पिता होता है। पिता हम बच्चे की केवल वेलबींग चाहेगा। और 9th हाउस होता है जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि, तो एक गुरु भी इंसान की केवल वेलबींग चाहेगा। और वैसे भी 4th हाउस हमारे सुख का होता है, 5th हाउस हमारे एक तरीके से पूर्व पुण्यों का होता है, पिछले जन्म के जो पुण्य कमाए होते हैं हमने उसका होता है। और जो 9th हाउस है वो हमारे इस जीवन के पुण्य कर्मों का होता है। तो कहीं ना कहीं जो 4th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस है, ये 3 हाउसेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके लॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो 2 प्लेनेट और 2 हाउस आते हैं जो कि इनकम के लिए, वेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं 2nd और 11th। आपको पता होगा जो 2nd हाउस है हमारी अक्युमुलेशन का है, स्टोरेज का है, हमारे पास सेव कितना होता है, सेविंग का है 2nd हाउस। 11th हाउस हमारी डिजायर्स पूरी होंगी या नहीं होंगी, हमारे अंदर विल पावर कितनी है, हम कितनी हाइट्स तक जाएंगे, हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम होगा वो कितना बड़ा होगा, वो सारी चीज़ें 11th हाउस और 11th लॉर्ड गवर्न करेगा। लगन आपको पता होगा आपको रिप्रेजेंट करता है। तो अभी जब मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, वहाँ से आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से योग बनते हैं। बेसिकली होना क्या चाहिए, असेंडेंट लॉर्ड का जो कनेक्शन है वो इन 3 हाउसेज से हो जाए, या इन 3 हाउसेज का आपस में कोई संबंध हो जाए 4th 5th 9th का, या फिर 4th 5th 9th का संबंध 11th और 2nd से हो जाए, तो वो मेगा वेल्थ की तरफ कॉम्बिनेशन से जुड़ जाते हैं। इसमें जैसे 6 8 12 तो अवॉइड करना ही चाहिए। 6 8 12 ज़्यादा पॉजिटिव हाउसेज नहीं माने जाते। जो 6th हाउस है वो कंडीशनरी होता है। 6th हाउस कंडीशनरी होता है क्योंकि ये हमारा एक तरीके से अर्थ त्रिकोण होता है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव तो फिर 8 और 12 बचते हैं। 3rd हाउस भी कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, ठीक है, वो भी कंडीशनरी होता है। वैसे तो कोई भी हाउस, कोई भी प्लेनेट आपको मेगा वेल्थ दे सकता है, बट आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से सिखा रहा हूं, तो इसलिए 6 8 12 और 3rd हाउस को हम थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। 10th हाउस भी थोड़ा सा कंडीशनरी ही होता है, वो वेल्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस से काम आपको लेना पड़ेगा। वेल्थ तो जैसे मैंने आपको बताया कोई भी प्लेनेट कोई भी हाउस दे देगा, बट सरफेस लेवल पर यही पॉसिबिलिटी बनती है जो मैंने आपको अब तक बताई है। तो रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको या फिर एक बार ना मैं चलिए रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि योग कैसे बनते हैं, किस तरीके से फलित होते हैं, क्या आपको देखना चाहिए और डिफरेंस कहाँ से आता है। तो लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली तीनों देखनी पड़ेंगी। एक जो करोड़पति इंसान के चार्ट होते हैं और एक कॉमन मैन की जो लाइफ होती है उसमें डिफरेंस आता है डिविजनल चार्ट से, यानी कि लगन कुंडली, नवांश कुंडली और चंद्र कुंडली तीनों एनालाइज करनी पड़ेंगी, 100% करनी पड़ेंगी। वैसे तो लगन से ही दिख जाएंगी 80-90% चीज़ें, बट रिपीटिशन चाहिए हमें नवांश में और चंद्र कुंडली में। तो चलिए पहला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब इस पहले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो असेंडेंट लॉर्ड बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि इंसान उस लग्जरी को भोगेगा या नहीं भोगेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका असेंडेंट लॉर्ड देखते हैं जो कि मरकरी है, असेंडेंट लॉर्ड मरकरी, और वही इसका 4th लॉर्ड भी है। असेंडेंट लॉर्ड एंड 4th लॉर्ड दोनों कहाँ पर बैठे, 5th हाउस में बैठे, तुला राशि में बैठे और सूर्य के साथ बैठे। ये चीज आपको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। इस चीज को समझिए, बहुत गहरी चीज है ये। इस नेटिव का असेंडेंट लॉर्ड वही इसका 4th लॉर्ड भी है, पॉजिटिव हाउसेस जुड़ रहे हैं। असेंडेंट लॉर्ड और 4th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया जो कि मरकरी है, ठीक है। और वहां पर वो किस राशि में बैठा, तुला राशि में बैठा। और साथ में कौन है, साथ में सूर्य है। आप बोलोगे नीच का है। नीच के प्लेनेट जितनी वेल्थ आपको दे सकते हैं उतनी उच्च के प्लेनेट नहीं दे सकते। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। नीच का डजंट मीन्स बुरा। जो नीच का प्लेनेट होता है वो आपको लिविंग सिग्निफिकेशंस में हार्म कर सकता है। जैसे सूर्य नीच का है, पिता की डेथ जल्दी हो सकती है, पिता का स्वास्थ्य वीक हो सकता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है,
आपके अंदर भोग क्षमता ज़्यादा हो सकती है, आत्मा का रुझान भोग की तरफ हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ नेगेटिव भी होती हैं। बट ऑन द पॉजिटिव साइड जो नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस है, वेल्थ है, डेबिलिटेड सूर्य आपको वेल्थ देगा। नवजोत सिंह सिद्धू, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका सूर्य नीच का है और वो महाधनी लोग हैं। ठीक है, आईएएस, आईपीएस यानी यूपीएससी सिविल सर्विस के थ्रू जो इंसान सर्विस में जाता है वो उसका सूर्य नीच का मिलेगा आपको, लगन में, नवांश में या चंद्र कुंडली से या फिर D10 में आपको नीच का मिलेगा। तो नीच प्लेनेट डजंट मीन्स बुरा। अब देखिए यहाँ पर कितना पॉजिटिव योग बन रहा है इसका। असेंडेंट लॉर्ड 5th हाउस में बहुत अच्छा है, 4th लॉर्ड 5th हाउस में बहुत अच्छा है, सूर्य के साथ तुला राशि में, राशि भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तुला राशि, टोरस, सिंह राशि, कर्क राशि, धनु राशि, ये कुछ ऐसी राशियां हैं जो बहुत पॉजिटिव राशियां हैं एक तरीके से, जो वेलबींग के लिए काम करते हैं, जो लग्जरी की राशियां हैं। स्कॉर्पियो राशि उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक है, कलेश है वहाँ पर। कुंभ राशि उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, कलेश है वहाँ पर। कन्या राशि उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पर। तो ये 3-4 राशियाँ भी हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी अपने आप में लेकर बैठी हैं। एनी हाउ, वापिस से आते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस नेटिव का मेगा वेल्थ कॉम्बिनेशन क्यों बन रहा है, क्योंकि इसका असेंडेंट लॉर्ड 5th में, 4th लॉर्ड 5th में, ये एक चीज़ है। और रिपीटिशन देखिए, मल्टीपल एंगल से देखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 11th लॉर्ड जो कि इसका मंगल है, 11th लॉर्ड इसका 4th हाउस में बैठ गया, केतु के साथ है। केतु लग्जरी देता है, ऐसी बात नहीं है। केतु और राहु में डिफरेंस क्या है? जो राहु वाला होगा बड़ी गाड़ी खरीदेगा, बड़े व्हीकल खरीदेगा, जैसे कि थार हो गई, है ना, जो बड़ी है, ज़्यादा मेरे को पता नहीं, जो बड़ा दिखेगा मार्केट में जब वो गाड़ी जाएगी तो स्पेस को एक्वायर करेगी, घेरेगी, है ना, तो वो होता है राहु। केतु देता है छोटा, जैसे F1 कार हो गई, पोर्श हो गई, वो सारी चीज़ें जो छोटी गाड़ी है। इस नेटिव के पास 3-4 ऐसी गाड़ियां हैं जो करोड़ों में है, 2-2, 3-3 करोड़ जिनकी कीमत है, इंडियन रुपीज में मैं बता रहा हूं। इस नेटिव के पास वो मार्स केतु की देन है 4th हाउस में। नो डाउट वो मेंटल हेल्थ खत्म करेगा, मदर से रिलेशंस को खत्म करेगा, घर का एनवायरनमेंट वो खत्म करेगा। मंगल केतु 4th हाउस में बिल्कुल खत्म है। बट मैं यहां पर बात कर रहा हूं वेल्थ की, लग्जरी की। और एक चीज और आपको ये समझने की जरूरत है कि किसी भी चार्ट में कोई भी प्लेसमेंट 100% तरीके से नेगेटिव नहीं होती, 100% तरीके से पॉजिटिव नहीं होती। वो आपको एक चीज देगा, दूसरी छीन लेगा। जैसे इसने मार्स केतु 4th हाउस ने इसको बहुत लग्जरी दी है, बट एट द सेम टाइम मेंटल हेल्थ छीन ली, ठीक है। ये बहुत पॉजिटिव योग थे। अब और देखिए, 11th लॉर्ड 4th हाउस में चला गया, 2nd लॉर्ड जो कि इसका चंद्रमा है वो 9th हाउस में बैठा है। 2nd और 9th का कनेक्शन बहुत अच्छा है, 2nd और 11th का कनेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये तो था थोड़ा सा सरफेस लेवल पर, क्योंकि ये लग्न कुंडली है। जुपिटर राहु 10th हाउस में है, नो डाउट नेटिव को बहुत बड़ा बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सैटर्न वीनस 6th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में देखोगे तो स्ट्रगल भी रहा है। अब एक चीज़ और आती है जो लोगों के डाउट होते हैं कि मेरी कुंडली में तो योग है, मैं तो अमीर नहीं बना, मेरी कुंडली में तो तीनों कुंडलियों से योग है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, राइज करने का भी पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में योग है तो आप 15 साल की उम्र में करोड़पति बन जाओगे, 20 साल की उम्र में करोड़पति बन जाओगे। ये नेटिव 35 साल का जब तक था तब तक बहुत मिनिमल जॉब करता था, 20-30 हज़ार रुपए की जॉब करता था, इंडियन रुपीज में मैं आपको बता रहा हूँ। और आज इसकी उम्र अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स है। आज के टाइम पर ये करोड़पति है, अरबपति है। 5 साल में इतना राइज किया, क्योंकि ये जो फलित होने का कुछ समय होता है, किसी पर्टिकुलर दशा, अंतरदशा, ट्रांजिट में आपको रिजल्ट मिलते हैं।
ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का आपकी कुंडली में मान लीजिए योग है, तो ऐसा थोड़ी कि आप पैदा होते ही गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे। 22 साल, 25 साल, 28 साल, कोई एक फिक्स एज आएगी, वहां पर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ठीक है ना। तो थोड़ा सा संयम से काम लीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में धन योग है तो 100% वो फलित होंगे, लेकिन उनमें बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है। अब इस बंदे की नवांश कुंडली जब हम देखेंगे तो नवांश कुंडली में आपको और पता चलेगा कि ये इतना ज़्यादा रिच क्यों है। अब यहाँ पर देखिए, इस बंदे का सेकंड लॉर्ड फिर से 5th हाउस में चला गया केतु के साथ पाइसेज साइन में। सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको बताया ये जो पॉजिटिव हाउसेज मैंने शुरू में आपको गिनवाए थे ना, उनका कनेक्शन बनना चाहिए। सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में, जुपिटर खुद की राशि में गया है। 11th हाउस में राहु बैठा, 11th हाउस में राहु बैठा कन्या राशि में, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। 11th लॉर्ड जो कि मरकरी है, जो कि बुध है, वो राहु के एनर्जी लेकर, राहु का डिस्पोजिटर होकर सेकंड हाउस में बैठ गया। 11th और सेकंड का कनेक्शन बन जाए, राहु उसमें जुड़ जाए, मेगा वेल्थ है। 11th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड इन द 5th हाउस, 5th लॉर्ड इन द 5th हाउस, और क्या चाहिए आपको? 9th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। आप देख रहे हो वही जो पॉजिटिव प्लेसमेंट्स है उन्हीं की रिपीटिशन हो रही है। असेंडेंट लॉर्ड 9th हाउस में, नवांश कुंडली का असेंडेंट लॉर्ड 9th हाउस में, 9th लॉर्ड सेकंड हाउस में, सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में, ये चेन बनती है। सारे पॉजिटिव हाउसेस जुड़ रहे हैं, आप देखिए। ठीक है। और देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो 10th लॉर्ड और 4th लॉर्ड दोनों कंजंक्टेड है। 10th लॉर्ड 4th में गया है, लग्जरी का हाउस है। ठीक है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो 11th लॉर्ड है यही इसका 8th लॉर्ड भी है। तो 11th लॉर्ड और 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए, ये डॉक्टर्स के चार्ट में होता है, ये लॉयर्स के चार्ट में होता है, ये एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में होता है, या फिर ऐसे इंसान के चार्ट में होता है जो कहीं ना कहीं इमरजेंसी सेक्टर में काम करते हैं। ये नेटिव एक तरीके से मेडिसिन्स का बहुत बड़ा बिजनेस है इसका। ठीक है। तो 8th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, यहाँ पर भी अगर देखोगे सैटर्न स्कॉर्पियो में, वो प्रोफेशन एक अलग चीज़ है। ठीक है। वैसे इसका 8th लॉर्ड 6th में भी गया है, तो परेशानी तो बहुत रही है लाइफ में, बट एक राइज करने का भी समय होता है। ठीक है। तो आप देख रहे हो रेपिटेशन कितनी बेहतरीन है इस नेटिव के चार्ट में। यहाँ पर आप फिर से यही बोलोगे कि मंगल तो इसका नीच का है जी। नीच डजंट मीन बुरा, नीच का प्लेनेट आपको लग्जरी देगा, पैसा देगा। वीनस नीच का करोड़पति बनाएगा आपको। ठीक है। बट वो दूसरी चीज़ें छीन लेगा। अब यहाँ पर भी इसका असेंडेंट लॉर्ड 9th हाउस में नीच का है, वैसे बहुत पॉजिटिव है, बट मेंटल हेल्थ वही है, रिपीटिशन हो गई। यहाँ पर मंगल 4th हाउस में बैठा है, यहाँ पर मंगल 4th राशि में बैठा है, तो वो तो जो एनवायरनमेंट है, घर का एनवायरनमेंट, वो तो ख़त्म है। यानी कि एक तरीके से पीस नहीं रहा लाइफ में काफ़ी टाइम तक। अब थोड़ा बहुत पैसा आया तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है। ठीक है ना। अब मून मरकरी भी अपने आप में, और ये जो मरकरी है ना, ये राहु की एनर्जी लेकर गया है 9th लॉर्ड के साथ। ये भी देखिए कंजंक्शन कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये किस तरीके से रीड किया जाएगा, ये मून मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड कंजंक्टेड इन द सेकंड हाउस, मेगा वेल्थ कॉम्बिनेशन है। नवांश कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेल्थ के लिए भी। चंद्र कुंडली भी कुछ कम नहीं है, चंद्र कुंडली तो और बेहतरीन है इस नेटिव की। आप ये देखिए 11th लॉर्ड जुपिटर, 11th लॉर्ड जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ गया खुद की राशि में राहु के साथ, मेगा वेल्थ कॉम्बिनेशन। 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में राहु के साथ। 5th लॉर्ड मरकरी फिर से 9th हाउस में चला गया। 5th लॉर्ड 9th हाउस में। असेंडेंट लॉर्ड जो कि शनि है और 4th लॉर्ड जो कि वीनस है, दोनों कंजंक्शन में है। असेंडेंट लॉर्ड और 4th लॉर्ड कंजंक्टेड है, वो भी पॉजिटिव हाउस में, 10th हाउस में।
ठीक है, तो आप देखिए कितनी अच्छी रिपीटिशन हो रही है, लगन कुंडली से, नवांश कुंडली से और चंद्र कुंडली से। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इनके चार्ट में। अभी तो मैं बस ये सरफेस लेवल पर आपको समझाया है ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा बोर भी ना हो और थोड़ा सा जल्दी सीखो। तो इस तरीके से कंजंक्शंस देखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, तब समझ में आता है। ये डिविजनल चार्ट भी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि 80-90% तो आपके लगन से ही चीज़ें निकलेंगी। अगर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर लगन में पॉजिटिव योग नहीं है तो बहुत समस्या आएगी। लगन में होना जरूरी है। लगन बीज है, वहां से फ्रूट बनेंगे। ठीक है, स्पेशली लगन में या चंद्र कुंडली में तो बनने ही बनने चाहिए मेगा वेल्थ कॉम्बिनेशन, तब आप नवांश में जाओगे। आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते मेरे तो नवांश में है लेकिन लगन में नहीं है, वो कुछ नहीं मिलेगा, एवरेज लाइफ रहेगी। ठीक है, तो ये एक चार्ट था। दूसरा चार्ट मैं आपको ये बता देता हूँ, ये भी महाधनी योग है, इनकी कुंडली में भी मेगा वेल्थ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये इसकी लगन कुंडली है, ये नवांश है और ये चंद्र कुंडली है। अब देखिए इस नेटिव का, अगर हम यहीं से स्टार्ट करें लगन कुंडली से, 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड जो कि वीनस एंड मरकरी है, 4th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड, और 9th लॉर्ड भी वीनस है। 4th, 5th एंड 9th क्या बना, मरकरी और वीनस। वो देखिए कहां पर कंजंक्टेड है, लगन में कंजंक्टेड है सूर्य के साथ। बहुत खूबसूरत प्लेसमेंट है ये, एक्सीलेंट। यहीं से बहुत सारी चीजें डिफाइन हो जाती हैं। 4th लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड लगन में कंजंक्टेड है। ठीक है, उसके अलावा आप ये देखिए 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में मार्स वैसे भी धनी बनाता है। ठीक है, 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड अपने आप में जुपिटर ही है। तो आप ये चीज देखिए, बहुत खूबसूरत प्लेसमेंट है ये भी इस नेटिव की। 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड जुपिटर असेंडेंट लॉर्ड के साथ मेष राशि में बैठा है। मेष राशि पराक्रम की राशि है। ठीक है ना, इस चीज को समझिए आप। 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड जुपिटर शनि के साथ बैठ गया मेष राशि। अब शनि आप बोलोगे डेबिलिटेड है, नीच का है, नहीं, अगर ध्यान से देखोगे वो नीच भंग राजयोग में है। शनि इस नेटिव का नीच भंग राजयोग में है। क्यों? क्योंकि देखिए जुपिटर मंगल की राशि में बैठा, मंगल जुपिटर की राशि में बैठा, तो एक्सचेंज हो गया, जुपिटर और मंगल का एक्सचेंज हो गया। तो मंगल मेष में आ जाएगा, जुपिटर सेकंड में चला जाएगा। तो मंगल और शनि जब एक साथ शनि इसमें मेष राशि में बैठते हैं तो शनि का नीच भंग राजयोग हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वो एट द सेम टाइम शनि सेकंड लॉर्ड 12th लॉर्ड होकर असेंडेंट लॉर्ड के साथ बैठा है 3rd हाउस में, तो ये विदेश से इनकम दिखाता है, तो विदेश में ये पैसा कमा रहा है। अभी तो खैर इसकी एज कम ही है, 23-24 साल के अराउंड इसकी एज है। अभी ऑलरेडी ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे है, बहुत अच्छी पोजीशन पर है। आगे आने वाले 10 साल में ये बहुत राइज करने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी ये इंडियन होकर अमेरिका में जाके यूनिवर्सिटी में रिसर्च का काम कर रहा है, यूनिवर्सिटी में रिसर्चर है। आप सोच के देखिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एक इंडिया में होकर इंडिया की गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल होता है। ये बंदा इंडिया का होके यूएसए में यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में रिसर्च का काम कर रहा है। ठीक है, तो और आगे तो राइज करेगा ही करेगा। अभी कुछ टाइम लग सकता है और 8-10 साल का, बट बहुत हाइट्स तक जाएगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, नवांश कुंडली देखिए एक बार इसकी। नवांश कुंडली और भी ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, वैसे लगन कुंडली में ना और भी योग मिल सकते हैं, बट मैं वही थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप अपने पार्ट पर भी ये चीज़ें देख सको।
अब नवांश कुंडली में देखिए, एक तो इसका लगन और नवांश का राइजिंग सेम है, कुंभ लगन है, कुंभ राइजिंग है। अब यहाँ पर भी देखिए, 4th लॉर्ड वीनस 9th हाउस में चला गया, तुला राशि में 9th लॉर्ड होकर वो बैठा है। 5th हाउस में सूर्य बैठा है, ठीक है। और जो 5th लॉर्ड मरकरी है नवांश का, वो 11th हाउस में गया है। और 11th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड जो कि जुपिटर है इसका, वो 6th हाउस में एग्जोल्टेड है। मैंने आपको शुरू में बताया था 6th हाउस कंडीशनरी होता है, अर्थ त्रिकोण है। ऐसी सिचुएशन में महाधनी योग बनता है ये। अगर आप अमिताभ बच्चन जी की कुंडली देखोगे तो उनका भी कुंभ राइजिंग है, और 11th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड जो कि जुपिटर बनता है 6th हाउस में एग्जोल्टेड है। तो 11th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड 6th हाउस में एग्जोल्टेड हो जाए, अपने आप में महाधन योग वो होते हैं, ठीक है। 2nd हाउस में मार्स केतु परिवार से दूर कर देगा, ऑलरेडी है दूर, एक चीज देगा दूसरी छीन लेगा, लेकिन वेल्थ इतनी देगा कि संभाली नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे वो लिंक देखने पड़ते हैं सारे। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, चंद्र कुंडली जब हम इस नेटिव के देखते हैं, चंद्र कुंडली और भी ज्यादा पॉजिटिव है। चंद्र कुंडली तो इसकी महा पॉजिटिव है। देखिए 5th लॉर्ड जो कि सूर्य है, 2nd लॉर्ड जो कि वीनस है, 5th लॉर्ड 2nd लॉर्ड और 5th लॉर्ड, 2nd और 5th का स्वामी का कंजंक्शन है 11th हाउस में। 5th और 2nd कंजंक्टेड है, वो भी वीनस एंड सन 11th हाउस में, साथ में मरकरी भी है। हालांकि वो 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड है। तो अब देखिए लाइफ में थोड़ी बहुत तो परेशानी रहेगी ही। 100% परफेक्ट चार्ट किसी का नहीं होता, वो तो बैलेंस चलता रहता है। बट एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा या नहीं, या फिर एफर्ट करने की स्टेज मिलेगी या नहीं, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है एक्सीलेंट है अपने आप में। उसके बाद देखिए 9th लॉर्ड और 11th लॉर्ड जो कि शनि है, 9th लॉर्ड जुपिटर, 11th लॉर्ड शनि, जुपिटर और शनि कंजंक्टेड है लगन में 4th लॉर्ड के साथ। अब इससे ज्यादा वेल्थ का कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। 4th लॉर्ड मून, 9th लॉर्ड जुपिटर, 11th लॉर्ड शनि लगन में कंजंक्टेड है, जुपिटर शनि एंड मून। तो बहुत एक्सीलेंट प्लेसमेंट है ये, बहुत एक्सीलेंट, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीजें समझ आई होंगी। तो काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। इस तरीके से आप अपने चार्ट्स पर चीज़ें लगा सकते हो और समझ सकते हो। अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी और कंसल्टेशन के लिए भी। बाकी एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप होती है, कंजंक्शंस देखने पड़ते हैं हमें, तब जाकर हम कुछ कंक्रीट प्रेडिक्ट कर पाते हैं। ऐसे ही हवा में तीर या 1-2 प्लेनेट के प्लेसमेंट से, 1-2 प्लेसमेंट तो हर एक के चार्ट में मिल जाएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। जितने भी मैंने ये योग बताए हैं 1-2 तो हर एक की कुंडली में मिलेगा। इसीलिए तो आप चल रहे हो, इसीलिए आपके पास खाना है, खाने के लिए, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है, ठीक है। वो भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं रहता। हमारा ध्यान होता है लग्जरी गाड़ी पे, BMW, पोर्श, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है, रोल्स रॉयस, ये जो गाड़ियाँ होती हैं, करोड़ों के विला हमें खरीदने होते हैं। तो वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब एक एनर्जी का फ्लो सिमिलर हो लगन, नवांश और चंद्र से, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है। बाकी जुड़े रहिए चैनल से, आगे बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।